कैसे आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है और इसमें एनसीईआरटी की बुक ईवीएस पर्यावरण क्लास 3 की टॉपिकों को पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लगभग फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकेंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अपने देखो इस वीडियो में देखो, इससे पहले की जो क्लास थी उसको अपन यहाँ ख़त्म किया था और इससे आगे अपन चलेंगे। कहाँ पर? कश्मीर के सरसों के तेल मछली बनती है गोवा में नारियल तेल से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपन यहाँ पर स्टार्टिंग कर चुके थे और हाइलाइटर भी ले लेते हैं। देखो हाइलाइटर है यहाँ कि हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। हांगकांग कौन है? एक देश का नाम है। और वहाँ पर क्या है, कौन सा खाना पसंद करते हैं? सांपों को खाना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग लिंगहू फैन खाते हैं। उसका डिश का नाम क्या है? लिंगहू फैन। जैसे अपन सब्जी वो बोलते हैं ना, दाल से जो बनाई जाती है सब्जी, उसको दाल बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, पनीर बोलते हैं। ऐसे ही डिश का नाम है लिंगहू फैन। तो देखो अपन ये बता चुके थे कि कश्मीर में सरसों के तेल से क्या बनाई जाती है? मछली। कश्मीर में सरसों के तेल से क्या बनती है? मछली। तो ये क्वेश्चन अपने यहाँ से बनता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कश्मीर में सरसों के तेल से मछली किससे बनाई जाती है? तो कश्मीर में सरसों के तेल से क्या बनाई जाती है? मछली बनाई जाती है। तो देखो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ, मैथ बाय ER मुकेश कुमार। ये इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे पर्यावरण से संबंधित। तो देखो कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है। या मैथ्स बाय ER, मैथ क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पर सारे सब्जेक्ट हैं, पर पहले मैं मैथ पढ़ाता था, तो इसलिए मैथ के भी वीडियो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने उसके नाम रख दिए। भविष्य में अपन आगे इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ से क्या होता है, उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए अपना। तो देखो कश्मीर में सरसों के तेल, कश्मीर में मछली किससे बनती है? सरसों के तेल से बनती है। गोवा में नारियल के तेल से बनाते हैं। ठीक है, तेल से मछली बनती है और गोवा में नारियल तेल से बनती है। तो ये पॉइंट मैन है। अब देखते हैं, केरल में नारियल की डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। देखो केरल में डली हुई डली हुई किसी भी कड़ी के साथ क्या करते हैं? नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए, अगर टेपियोका मिल जाए तो खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान करने लायक है। और देखो अगला ये भी पॉइंट अपने ध्यान रखने लायक है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ। हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। ये भी मेन पॉइंट था अपना। अगला मेन पॉइंट है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। इस कविता को जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश को अरविंद गुप्ता ने की है। देखो मेरी बहन सुन नहीं सकती, इस कविता को किसने लिखा था? जीन व्हाइट हाउस पीटरसन ने। और उसको अनुवाद किया गया था हिंदी में, कुछ अंशों को अनुवाद किया गया इसने, अरविंद गुप्ता ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो देखो मेरी बहन सुन नहीं सकती, इस कविता को जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश को गुप्ता ने किया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मेरी बहन सुन नहीं सकती, इस कविता को जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश को अरविंद गुप्ता ने की है। अब देखते हैं आगे चल के, हम सब में अलग अलग तरह की क्षमता है। हम सब में क्या है? अलग अलग तरह की क्षमता है। ये भी हम सबको पता है कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, काम करने की, समझने की, सब चीज़ों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो अलग अलग तरह की भी क्षमताएं भी होती हैं और बच्चों को अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशील बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाई जा सकती है? संवेदनशीलता। तो देखो हम सब अलग तरह की क्षमता होती है, बच्चों को अपने अनुभव शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो यह पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट है, बच्चे बाहर पक्षियों को देखते तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। अगर बच्चे को देखो रियल एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे, अगर जैसे
बच्चों को बाहर जाके घुमा के चिड़ियाघर में उनको दिखा दिया जाएगा, या बाहर आसमान में उड़ते हुए उन पक्षियों को दिखा दिया जाएगा या देखेंगे उनको, तो वो कागज़ पर जो अपनी किताबों में छपे हुए हैं उन कागज़ पर आसानी से उन पक्षियों को क्या कर लेते हैं, पहचान लेंगे। कविता को पढ़ाई के लिए बच्चों को क्या होता है, कविता को पढ़ाई के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने में मदद मिलती है। जैसे पक्षी है, किस तरह से उड़ते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, गर्दन को इधर उधर कैसे हिलाते हैं, उनकी आंखें इधर उधर रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चाहे वे उनके नाम भी न जानते हो फिर भी वो बता देते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है कि बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए क्या है, बच्चों की किसमें, पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीखें। तो ये भी है। अब देखो बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव्य से लिया गया है। बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव्य से लिया गया है। तो ये भी मेन इम्पोर्टेंट है कि बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव्य से लिया गया है। अब बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों अच्छे या बुरे दोनों तो गहराई से चर्चा हो सकती है। तो ये अपन चर्चा करेंगे बच्चों को कि बच्चे बारिश से जुड़े हुए अनुभवों को कि बच्चों बताएंगे बारिश होने वाले प्रभावों को और अच्छे या बुरे क्या एडवांटेज है और उसके लाभ और हानि वर्षा के बारे में बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अपन बताएंगे। अब देखते हैं घर के लोगों से बात करके बच्चे अपन जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। ये भी मेन इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अब देखो खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव हो सकते हैं। घर में अक्सर बच्चे देखते रहते हैं, माता पिता जब खाना बनाते रहते हैं तो अलग अलग अनुभव होते हैं। और अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो घर में आजकल खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि वो पोहा बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, और उनको सारे वहाँ से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है खाना बनाने की। और घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। देखो घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है कि अपन जो घर में ईंधन जलाते हैं उनको बच्चों से बताया जाए कि जो धुआं निकलता है वो कितना हानिकारक होता है अपने लिए, अपने आँखों के लिए। ये भी अपने बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। घर में जैसे 2 बच्चे हैं तो अगर उनको मैगी वगैरह बनाने दी जाती है तो एक बच्चा बोलता है तुम प्याज काट लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरीके से दोनों आपस में वो मैगी तैयार कर लेते हैं अपने नाश्ता के लिए, अपने परिवेश के अनुसार कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ टाइप करना भूल गए हैं, छूट गया है। तो रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी कविता को हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की कविता से लिया गया है। कविता रेलगाड़ी को कहाँ से लिया गया है, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की जो कविता है उससे लिया गया है। और बच्चों में कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों फिल्मों आदि में देखा होगा। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में देखा होगा, रियल में देखा होगा रोडों पर चलते हुए, या फिर किताबों में देखा होगा, या फिर क्या देखते हैं फिल्मों में, मूवी में, और जो टीवी में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं। उन सभी अनुभव बच्चों को चर्चा करने में मदद मिलती है और बच्चे वहीं से सीख जाते हैं। तो ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये सारे पॉइंट NCERT की बुक, क्लास 3 की NCERT की बुक से पॉइंट से लिए गए हैं। अब देखो बच्चों से प्राप्त जानकारी क्या है, यहाँ बच्चों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। देखो बच्चों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को बड़ों से प्राप्त जानकारी, देखो बड़ों से जो प्राप्त जानकारी आधारित बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता मिलती है। जैसे किसी बच्चे को अगर पुरानी मूवी दिखा दी जाए, बहुत पुरानी, अगर उसमें वाहन उसको बता दिए जाए कि देखो उस समय ये ऐसे वाहन चलते थे, जब बच्चे देखेंगे कि पापा जी अभी तो ये वाहन ऐसे नहीं चलते, हमने तो रोडों पे ऐसे टाइप के वाहन देखे। तो इस तरीके से उनको डिफरेंशिएट करना आएगा कि तब ऐसे वाहन चलते थे। अब जो मॉडर्न में जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वाहनों में भी चेंज
चेंजेज आने लगे, वाहन भी बदलते गए, उनके मॉडल, लुक और टेक्नोलॉजी और फ्यूल से संबंधित सारी चीज़ें चेंज हो गई, यानी अपडेट होने लगे, अपग्रेड भी होने लगे। तो किताब में बुज़ुर्गों क्या होता है, किताब में बुज़ुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है। इसलिए कहा गया, अपन जब बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों से कहा जाता है कि बेटे प्यारे बच्चों, आप अपने घर में दादा दादी हैं, उनसे आप पूछिएगा पहले ज़माने में कैसे चलते थे, कैसे अपन वाहन कौन से हुआ करते थे, पहले पुराने ज़माने में अपन दादा क्या खाया करते थे, आज क्या खाते हो, पहले कैसे पढ़ने जाते थे, अब कैसे पढ़ाई होती है। दादा नानी पुराने होते हैं, बूढ़े ज़माने, तो उस समय वो हर चीज़ को आपको बता देते हैं कि पहले ऐसे ऐसे होता था, पहले ये पैसे चलते थे। तो इसलिए बार बार पूछने को कहा जाता है, और ताकि उस समय के बारे में और भी सभी के बीच में अंतर को बच्चों को पता सके, जिससे बच्चों के भी अंतर पता चलता है कि उस समय ऐसे वाहन चलते थे, अभी ऐसे वाहन चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन समझने लायक हैं, नोट करने लायक हैं। अब देखते हैं पाठ को पढ़ने से पहले, ये क्या, पाठ को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने, यानी पाठ को पढ़ने से पहले अगर बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्त अवलोकन की कौशल विकसित होगा। अगर अपन को पाठ में अगर चित्र दिए हुए हैं, कहानी को पढ़ाने से पहले या उस पाठ को पढ़ाने से पहले अपन उस बच्चों को उस चित्र को दिखाएं, उन चित्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलें कि देखो प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ में आ रही है, इस चित्र किसका है, ये चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें बच्चे उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है और वो अपने दिमाग पर जोर देते हैं, अवलोकन करते हैं खुद और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या क्या ये इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको अवलोकन की क्या होती है, चित्र में क्या होता है, चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है बच्चों में। तो कुछ ऐसे भी होती हैं बुकें जिसमें क्या होता है, लिखा जाता है, चित्र पूरा दिया रहेगा एक पेज में, फिर दिया रहता है नीचे कि इस चित्र को देख के आप कहानी बनाइए। तो देखो किसी बुक में दिया रहता है, छोटी छोटी क्लास की बुक में, उसमें दिया रहता है एक खरगोश दिया रहता है, एक तालाब के बगल में एक शेर रहता है, और वो जैसे जैसे तालाब, तो अपन उसको देख के बना सकते हैं चित्रों को कि एक खरगोश तालाब के बगल में है, घास खा रहा है, उधर से शेर आ रहा है या कोई शिकारी जानवर आ रहा है, वो उसको खाने की प्रयास कर रहा है, फिर वो पानी पीने जाता है। तो इस तरीके से देख के क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं वो उनमें क्षमता विकसित होती है, कहानी अपन चित्र को देख के भी वो कहानी बना सकते हैं। अब देखो बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, और देखो बातचीत के दौरान हम ये भी उसको संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों के द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। अगर जैसे जैसे बातचीत के दौरान ये संदेश मिलता है कि सभी, क्या मिलता है संदेश, कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, सब सेम है, जैसे अपनी रुचि के अनुसार किसको क्या अच्छा लगता है, अपनी क्षमता के अनुसार उस काम को करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है उन्हें ऐसा, तो यदि बच्चों को द्वारा बताए गए कामों में अगर उन्होंने ये देखा कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, तो उसमें लिंग विषमता अगर दिखाई दे तो उन कारणों को बच्चों से चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। आजकल हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, हर क्षेत्र को अपन जो काम अपन लड़की कर सकते हैं वो भी लड़का कर सकते हैं, यानी लिंग विषमता नहीं होनी चाहिए। यानी हर क्षेत्र में हमन समानता है, समान शिक्षा है, समान खान पीन, सब कुछ तो समान है। तो ये उनमें चर्चा करनी चाहिए जिनसे उनसे पता चले। इस तरीके से उनसे बातचीत करता रहना चाहिए। तो कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं, उन्हें कहानियाँ भी बताना चाहिए, कहानियों से बच्चों में रुचि आती है। कहानियों में अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है चलो बच्चों को बताते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। वो कहानी भी कैसे होनी चाहिए, उनसे संबंधित, रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए, जिनकी ज्ञानवर्धक हो और जो अपनी पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए। तो कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। उसमें ऐसे ऐसे पात्र होने चाहिए जो बच्चे उस कहानी के प्रति सोचें आगे, ऐसी कहानी में कुछ सारांश निकला हो, उसका कुछ मतलब निकला हो, ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहिए। और फिर जो लोग देख नहीं सकते क्या करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें का एक पढ़ने का खास तरीका। तो देखो ये भी अपन पॉइंट है इसमें दिया हुआ, जो लोग देख नहीं सकते, देखो इसमें दिया है दो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका, जो अंधे रहते हैं वो अंधों को जब कागज़ पर लिख लिया जाता है तो वो कैसे पहचानते, तो उसका भी एक पढ़ने का क्या एक तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं उस तरीके को, ब्रेल कहते हैं।
और ब्रेल क्या होता है, एक मोटा कागज़ होता है और कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिख दिया जाता है और वो भी एक पढ़ाई होती है और बिंदु भी 6 आकार के 6 पॉइंट रहते हैं। और ब्रेल लिपि को देखते हैं तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। अगर आप पर ब्रेल शीट है, बच्चों को ये तो बता दिए कि ब्रेल लिपि होती है, कागज़ होता है, लेकिन बच्चों के सामने अगर वही वैसा ही कागज़ ब्रेल लिपि वाला मोटा उभरे हुए पॉइंट और उस पर ABCD लिखा हुआ 6 पॉइंट अगर दे दिया है, फिर उनको बता दिया ऐसे ब्रेल लिपि होती है, ऐसे पॉइंट होते हैं, तो बच्चों को उसके दिमाग में वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ब्रेल लिपि दिखाना बहुत अच्छा रहेगा और ब्रेल लिपि के बारे में बताना चाहिए, कहानी के तौर में उसे बताना चाहिए, जिससे वो पॉइंट उसको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। जैसे ब्रेल लिपि के बारे में शुरू से पढ़ाया जाए कि उसका ब्रेल लिपि क्या था। एक बच्चा छोटा था, वो किसी कारण से नुकीली औजार उसके पिताजी काम करते थे, उन्हीं औजारों से उसकी आँखें ख़राब हो गई थी, तो वो उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। उस रोशनी, लेकिन उसने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को रोशनी पड़े, इसलिए उसने क्या किया, एक विकसित किया, ऐसी पद्धति विकसित करने के बारे में दिमाग में आया कि जो अंधे भी पढ़ सकें। तो इसलिए उनके नाम पर ब्रेल नाम था, तो उनके नाम पे ब्रेल के नाम पे ही उन्होंने ब्रेल लिपि का नाम दिया। तो इस तरीके से ये विकसित हुई और इसको अपन बेहतर तरीके से अलग अलग, अभी तो ये NCERT की बुकों से पॉइंट लिए हुए हैं, अपन जब इसको अलग से पढ़ेंगे तो इसमें मैं पूरी कहानी बताऊंगा, फ़ोटो के थ्रू बताऊंगा, कब कौन से सन में विकसित हुई थी, कितने पॉइंट हुआ, क्या था, फ़ोटो पॉइंट वगैरह सब कुछ बताएंगे अपन। इसमें NCERT वाले ही पार्ट लेंगे, NCERT में जितना दिया है उतना अपन बता रहे हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, कुछ हटाया भी नहीं है अपन ने। अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अपनी मैं पॉइंट पॉइंट वाली एक अलग अलग क्लास लाऊंगा, उसमें ब्रेल लिपि के बारे में डिटेल में बहुत दिया होगा, कौन से सन में इसको मान्यता मिली थी, किस सन में इसको खोजा गया था, उसको कब मान्यता मिली थी, और उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल ब्रेल लिपि कंप्यूटर में भी यूज की जाती है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए अपन ने। ठीक है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होने चाहिए कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, दोनों में समान काम कर सकते हैं। लिंग विषमता नहीं होनी चाहिए, है ना। बस चर्चा संवेदनशील होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल कर सकें, किसी भी भावनाओं को ठेस भी न पहुँचे, उस तरह से होनी चाहिए। अब देखो, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान, उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। देखो, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में जो पौधे प्रयोग करे जाते हैं, अपने घर में जो डेली यूज करे जाते हैं पेड़ पौधे, जो अपने खेत खलिहानों में, आंगनों में लगे रहते हैं, उनके बारे में उनसे चर्चा करना चाहिए, पेड़ों की पहचान करवाना चाहिए, उनका उपयोग उन्हें पारंपरिक ज्ञान की अवस्था उनकी दादा दादी से पूछने के लिए करना चाहिए। उनसे पूछो कि दादा दादी जब पहले फोड़े फुंसी हो जाते थे तो अपन ना डॉक्टर पर जाते हुए घर ही इलाज कर लेते थे, क्या क्या करते थे, कौन कौन सी पेड़ों से अपन दवाइयाँ बना के उस फोड़ा फुंसी पर लगा देते, तो ऐसी सारी चीज़ें उनको बताना चाहिए। कुछ पौधों के भाग से हमारे भोजन का हिस्सा की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, पौधों के भाग से हमारे भोजन का हिस्सा की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये भी मेन पॉइंट है कि कुछ पौधे के जो भाग होते हैं वो हमारे भोजन के हिस्सा होते हैं, है ना। पौधों के हर भाग को नहीं खाया था, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो अपन भोजन का हिस्सा होते हैं। आओ बनाए बर्तन कहानी की अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया है। तो देखो, आओ बनाए बर्तन कहानी कौन सी कहानी थी, आओ बनाए बर्तन एक कहानी थी, उसको हाईलाइट भी कर देते हैं। आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्ण सिन्हा द्वारा, क्या, अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया। क्या, कहाँ से लिया गया, आओ बनाए बर्तन कहानी कहाँ से लिया गया, अन्नपूर्ण सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया है। मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट करने लायक। फिर देखते हैं, नाटक करने से बच्चों को बहुत मज़ा आता है और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। तो नाटक करने में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो हल्के हल्के अपन स्कूल में उनको छोटे छोटे मंचों पे उन्हें नाटक करवाने चाहिए और कलाकार बीच पे उन्हें सारी चीज़ों को कराना चाहिए। तो इसलिए अपन होते हैं ना, जो कभी कभी स्कूलों में कुछ प्रोग्राम फंक्शन लगती जाते हैं, बच्चों को टिकिया भल्ला वगैरह बेचने के लिए, दुकान लगाने के लिए कहते हैं, तो ये सारी उन्हें पता चलता है। तो देखो, मिट्टी के ये भी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन से बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलता है। मिट्टी के बर्तन बच्चों को बना दिया जाता है, तो ये भी मेन पॉइंट है।
आप देखो 1 2 3 4 5 8 9 खेल में एक चौखट का निर्माण किया जाता है जिसे स्टाम्पू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाम्पू कहा जाता है। तो देखो खेल में एक चौखट का निर्माण किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? स्टाम्पू कहा जाता है। और पाठ में कुछ स्थायी खेल जैसे स्टाम्पू, पिटू, अष्टाचंगा ये आदि तथा इन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे टिप्पी के नाम से आए बच्चों को इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। उनके स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं, किताबी ज्ञान अलग होते हैं, तो उनको सारी चीज़ बताना चाहिए, थोड़े से प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। तो देखो ये अपनी क्लास अभी यहीं पे करते हैं, अगली क्लास में इसको यहीं से आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय ER मुकेश, लगा देना ER मुकेश कुमार कुशवाहा, मुकेश कुमार के है। और यहाँ से आपको ये सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरा नंबर भी है, ये है। और यहाँ से अपन आराम से, तो ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इन सारों का और भी लिंक आपको अवेलेबल है, वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपकी सारी PDF फाइल मिल जाएंगी। और ये क्लास अपने MP टेट CTET को ध्यान में रखते हुए बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।